शहर दर शहर बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट काफी विस्तार से शहरों की बात करती है, जिसमें ऑब्वियसली नंबर 1 है बेंगलुरु, जहां पर आप भी बेस्ड हैं और काफी हलचल उस मार्केट में रही भी। तो जो बड़े हाइलाइटर्स हैं वो बताते हैं कि नए प्रोजेक्ट कम आए लेकिन बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स ज्यादा आए हैं। नॉर्थ और साउथ बेंगलुरु पे मेजॉरिटी में फोकस रहा है। ईस्ट बेंगलुरु में रीसेल काफी आए हैं आपके हिसाब से। 42% खरीदार ऐसे रहे जो 1 करोड़ के दायरे से, मतलब वो जो हमने थ्रेशोल्ड लगाया उससे बाहर चले गए। कीमतों में मोटी मोटी 8% की बढ़ोतरी विद इन द ईयर वाली, आई थिंक ये ईयर के हिसाब से ये 2025 में हमें देखने को मिली। और गेटेड कम्युनिटी की मांग सबसे ज्यादा यहां पे दिखाई दी है। अच्छा, कौन से इलाके फोकस में रहे? तो देवनहल्ली, व्हाइटफील्ड, केआरपुरम, ये वो इलाके हैं जो वैसे भी हम जब बेंगलुरु की बात करते हैं तो इन इलाकों के नाम आते ही आते हैं। तो बहुत अनयूजुअल नहीं है कि कोई एक बहुत ही अलग इलाका आ गया। तो ओवरऑल अगर बेंगलुरु की बात करें सौरभ, तो यहाँ का ट्रेंड क्या बताता है कि अब 2026 में बेंगलुरु का मार्केट कैसा बिहेव करेगा लुकिंग टू दिस डेटा? जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड आ रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे ज्यादा डिमांड हमें देखने को मिल रही है। जहां पे भी मेट्रो लाइंस ओपन अप हो रही हैं, हमें दिख रहा है कि वहां पे डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है। तो अभी नई वाली जो मेट्रो लाइन है जो कि कनेक्ट करेगी केआरपुरम को एयरपोर्ट से और केआरपुरम को सेल बोर्ड से, उस पूरे उसमें डिमांड काफी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कि सबर्बन एरियाज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला जो एरिया है, या फिर अगर आप देखेंगे तो अतिबेले, इसमें भी ईस्ट बैंगलोर में काफी, ईस्ट और साउथ बैंगलोर में डिमांड देखने को मिल रही है। नॉर्थ में भी जो कि एरियाज हैं जहाँ पे येलांका है, उधर हमें काफी डिमांड देखने को मिल रही है। देवनहल्ली, वहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है। तो बेसिकली एनीथिंग जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पूरे का पूरा डिमांड वहां फोकस कर रहा है। एंड बैंगलोर में भी 1 करोड़ से लेस की सप्लाई काफी कम है, बट बैंगलोर में क्योंकि स्पेशली नॉर्थ बैंगलोर में लैंड काफी अवेलेबल है, तो वहां पे हमें लगता है कि बिल्डर्स ऐसा प्लान कर सकते हैं कि मोर एफिशिएंट हाउसेज, शायद थोड़ा कारपेट एरिया कम करना पड़ेगा, बट उसके साथ एफिशिएंट हाउसिंग बना के वहां पे इस सप्लाई को, इस डिमांड को केटर किया जा सकता है, वहां पे 1 करोड़ से कम की सप्लाई लाके। तो आपको लगता है कि बेंगलुरु में अब एक फ्रेश सप्लाई आएगी जो कि अफोर्डेबल साइड पे ज्यादा होगी? डिमांड आप देख ही रहे हैं कि वहां पे हैं, आपके खुद के फिगर्स बता रहे हैं कि मेजॉरिटी में 1 करोड़ या उसके नीचे के लिए अच्छी खासी डिमांड है, तो अब सप्लाई भी उधर आती हुई दिखाई देगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि बिल्डर्स को ये करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी पूरी की पूरी ग्रोथ हिट हो जाएगी, बिकॉज सिर्फ वो जो 1.5 करोड़ के ऊपर वाला सेगमेंट है उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। उसमें इतना डिमांड है ही नहीं कि वो उनको ग्रोथ कंटिन्यूअसली दे पाए अगले 2-3-4 साल। तो अगर उनको अभी डिमांड चाहिए तो उनको इस सेगमेंट को केटर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक सवाल मेरे मन में और आता है, जैसा हमने जिक्र भी किया कि एक लिस्टेड कंपनी ने अभी ऑलमोस्ट डिक्लेयर किया कि भाई उनका जो एस्टिमेट है वो थोड़ा बीट हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। मेजॉरिटी में अभी फोकस चला गया था लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी के ऊपर। तो क्या डेवलपर कम्युनिटी से थोड़ी असेसमेंट में चूक हो गई? थोड़ा एंथुजियास्टिक था कि ये मार्केट ऐसे के ऐसे ही चलता रहेगा, प्राइमरी लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी के ही सेल्स आते रहेंगे, या फिर मतलब ये एक नेचुरल गैप है जो हमें दिखाई दे रहा है? जैसा हम बात भी कर रहे थे, इट्स नॉट लाइक एन ऑटो इंडस्ट्री जो रातों रात अपनी सप्लाई लाइन को चेंज कर लेगी। लेकिन क्या आपके लिहाज से थोड़ी असेसमेंट की मिस्टेक हुई, थोड़ा आगा पीछा हो गया? देखिए, मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट में डिमांड ओवरनाइट चेंज नहीं होती है। तो आई थिंक मालूम था कि 1 करोड़ के नीचे डिमांड है, बट जो उनको प्रॉफिटेबल सेगमेंट उस टाइम पे लग रहा था, उन्होंने उस प्रॉफिटेबल सेगमेंट पे फोकस किया और उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था। इमीडिएटली लॉन्च करते थे एंड पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता था। तो क्लियरली एकदम वहां पे उन लोगों का जो उस टाइम पे डिसीजन था ठीक था, बट मे बी आई थिंक व्हेन दे वर सीइंग कि सिग्नल्स दिखने लगे थे हमें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ कि थोड़ा सा स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो शायद थोड़ा फास्ट रिएक्ट कर सकते थे उसके ऊपर। बट लाइक हमें मालूम है कि रियल एस्टेट में जल्दी होता नहीं। जैसा आपने भी बोला कि कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग करते करते उसको लॉन्च करते करते टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बिल्डर्स ऑलरेडी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, बट आई थिंक उसका रिजल्ट देखते देखते हमें टाइम लगेगा। तो मे बी इन दिस 2026 हमें शायद वो लॉन्चेस दिखेंगे जो कि मिड अफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगे।
क्योंकि हमने पहले भी ऐसे साइकिल्स देखे हैं जहां पर डेवलपर्स ने बड़े लग्जरी घर बना दिए, फिर उन्हीं में एडजस्टमेंट करके उन्होंने 2 यूनिट का 1 यूनिट किया, 1 यूनिट का 2 यूनिट किया और उन्हीं में छोटे घर कन्वर्ट किए और फिर उनको बेचा। तो मैं भी देखते हैं कैसा होता है आगे चलते हुए। अच्छा, अब अगले शहर को लेते हैं, मुंबई एमएमआर में। यहाँ पर सप्लाई आपकी रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ी सी नीचे गई, नए प्रोजेक्ट 35% तक कम हुए, डेवलपर्स भी थोड़े कॉशियस हो गए। जिस कॉशियसनेस की अभी हम बात कर रहे थे कि क्या वो एक घंटी तो बजी होगी, यहाँ पे वो दिखाई दी। रीडेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नो डाउट मुंबई के अंदर काफ़ी फोकस है रीडेवलप प्रोजेक्ट के ऊपर। अफोर्डेबिलिटी का भी प्रेशर यहाँ रहा। कंपैरेटिवली नंबर छोटा है, लेकिन करीब 40% खरीदार थोड़े से बाहर जाते रहे, उनकी बजट से घर बाहर निकल गए। 80 लाख के नीचे के घर की सप्लाई थोड़ी कम रही, बाहर के इलाकों में ज़रूर रही, पर वही है कि आप कितना दूर जा सकते हैं सिटी सेंटर से, फिर उस पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर काम करते हैं। और जो इलाके डिमांड में रहे उसमें पनवेल, कांदीवली, अगेन ये थोड़े से जो सबर्ब हैं उनकी भी पूछ जिसको आप कह सकते हैं वो है, और फिर कुछ एक्सटेंडेड सबर्ब जैसे मीरा बहेंदर और कल्याण, यहाँ पे वो डिमांड दिखाई दी। ओवरऑल तो मुझे लगता है कि मुंबई की कहानी थोड़ी बैलेंस्ड ही रही, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। हाँ, मुंबई में आई थिंक सिर्फ एक चीज जो हमें देखने को मिली कि न्यू लॉन्चेस थोड़े डिप हो गए हैं, बिकॉज एब्जॉर्प्शन स्लो था जितना कि बिल्डर्स ने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में। तो न्यू लॉन्चेस डिप हुए हैं, लेकिन अगेन रीसेल सप्लाई बरकरार रही है। और लाइक यू सेड कि जो कि थोड़े पेरिफेरल एरियाज हैं वहां पे डिमांड है, वो अफोर्डेबल भी है और लोग वहां पे खरीद रहे हैं। एंड काफी अगेन मुंबई ऑल्सो इंफ्रा का काफी प्ले रहा है, तो काफी डेवलपमेंट हुआ है और उसके हिसाब से जैसे कि नया एयरपोर्ट लॉन्च हुआ है तो उसके आसपास डिमांड काफी देखने को मिली है। एंड मतलब पूरा जहां पे भी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में वहां पे डिमांड बढ़ रही है। एंड थोड़ा बैलेंस्ड मार्केट ही है मुंबई। मार्केट ऐसा नहीं है जो कि एकदम भागता है एकदम गिरता है, आई थिंक बैलेंस्ड मार्केट है, तो वैसा ही है। अब आगे देखना पड़ेगा कि मुंबई इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट में से एक है, तो वहां पे अगर प्राइसेस वापस इंक्रीज होते रहेंगे तो अफोर्डेबिलिटी और हिट हो सकती है। बट बिकॉज पेरिफेरल एरियाज में सप्लाई है जो कि अफोर्डेबल है, तो अभी तक तो हमें बैलेंस दिख रहा है वहां पे। राइट तो सौरभ, लगे हाथ तो आपने जिक्र कर ही दिया, लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, चाहे वो अटल सेतु जैसी चीज़ें हों जो कनेक्टिविटी को बेहतर बना रही हैं, चाहे वो कोस्टल रोड हो जो अगेन कनेक्टिविटी और ईज जो सिटी के अंदर चाहिए वो लेकर आ रही है, सिटी की इफिशिएंसी बना रही है, मेट्रो का जो जाल बहुत दूर दूर तक अब फैल चुका है, जब वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, आपको क्या लगता है इससे जो मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट और एफिशिएंट नजर आएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैरिटी एंड एवरीथिंग, जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? महंगे घर तो यहाँ होते ही हैं, लेकिन आपको आपकी बजट के भी घर मिलेंगे और वो मतलब इजी टू डू होंगे। ऐसा नहीं कि आपने जाके जंगल में घर खरीद लिया और आप फिर मेन सिटी से पूरी तरह कट गए। देखिए, मुंबई इस तरीके से थोड़ा सा यूनिक है कि अगर आप मेन मुंबई देखेंगे तो वहां पे तो लैंड बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लैंड है, एंड इसीलिए वहां पे प्राइसिंग भी बहुत हाई रहती है। लेकिन वहां के जो सबर्बन एरियाज है, जैसे कि आप थाने लेंगे, पनवेल लेंगे, मीरा भाईंदर लेंगे, तो इनकी कनेक्टिविटी क्योंकि इंप्रूव होती जा रही है, तो इसलिए लोग वहां पे जाके थोड़ा बेटर घर खरीद सकते हैं जिसमें थोड़ी स्पेस भी है। क्योंकि अगर आप उसी साइज का घर मुंबई में, मेन मुंबई में, वर्ली में या दादर में या बैंड्रा में खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप बोलेंगे ठीक है मैं आधा घंटा ट्रैवल करूंगा, लेकिन मेरे को घर मिल रहा है जिसका साइज ठीक है, मेरे को एमिनिटीज मिल रही है, मेरे को खुला हुआ घर मिल रहा है, इट इज ओके, आई कैन ट्रैवल हाफ एन आवर, क्योंकि देयर इज अ गुड कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी मुंबई में पहले से ही है, तो लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं। काफी सिटीज में ये वाला ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट कंपेयर करूं बैंगलोर से, तो वहां पे यूजुअली अभी तक कनेक्टिविटी काफी कम रही है। अब मेट्रो का वहां पे बनना स्टार्ट हुआ है जिससे कि कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बट उस कंपैरिजन में मुंबई का इंफ्रा थोड़ा सा बैंगलोर से आगे है, तो इसलिए वहां पे सबर्बन में डिमांड एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है। राइट और ये जो काम हुआ ये पिछले 5-7 सालों में ये बहुत तेज हुआ है, इसलिए पूरे डायनामिक्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राइट ऑन द चार्ट जो नेक्स्ट सिटी है वो है इसके बाद पुणे। तो पुणे की तस्वीर में जो बात पहले निकल कर आ रही, हमने तेज गिरावट वाला बाजार दिखाई दिया 2025 में। नए सप्लाई 45% तक घट गए, छोटे प्रोजेक्ट्स का थोड़ा ट्रेंड रहा, बड़े लॉन्चेस से दूरी बनाई डेवलपर्स ने, कीमतों पर असर रहा, प्रेशर रहा।
42% का आंकड़ा यहाँ भी है जहां घर खरीदार अपनी एफिशिएंसी से मतलब अपने बजट से बाहर निकल गए और घर नहीं ले पाए। सस्ते घरों की सप्लाई आधी हो गई, प्रीमियम पर यहाँ भी फोकस था। और जो ग्रोथ कॉरिडोर्स नजर आए उसमें हिंजेवाड़ी, वाकड़, खराड़ी, NIBM जो कि पहले भी लुक आफ्टर एरियाज रहे वो थे। पुणे की तस्वीर क्या बताती है? पुणे के लिए काफी चर्चा हुई, जैसे आपकी भी रिपोर्ट कह रही कि यहाँ पर एक तेज गिरावट वाला बाजार आपने देखा। देखिए पुणे में, हाँ, तो जितने भी लॉन्चेस हैं वो लॉन्चेस काफी कम हुए, 45% लॉन्चेस में डिप हुआ यहाँ पे। अगेन पुणे में भी रीसेल सप्लाई काफी है, रीसेल सप्लाई अवेलेबल है, और काफी जो प्रोजेक्ट्स थे उनका डिलीवरी हुआ और वो लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। जो बायर्स थे उनका रुझान काफी रीसेल की तरफ भी बढ़ा क्योंकि वो सप्लाई अवेलेबल थी। एंड बिल्डर भी थोड़े कॉशियस है, उन्होंने बोला कि हम बहुत बड़े लॉन्चेस नहीं करेंगे, हम छोटे लॉन्चेस करेंगे जिससे कि हम देख सके कि कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर हम आगे का लॉन्च या सेकंड फेज लॉन्च कर सकते हैं उसके बाद। तो वैसा हमें देखने को मिला। आई थिंक प्राइसिंग में ज्यादा कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, एंड पुणे काफी अभी भी एंड यूजर मार्केट है, एंड यहाँ पे पुणे ऑल्सो थोड़ा अफोर्डेबल मार्केट भी है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप भी इतना महंगा नहीं मिलेगा जैसा कंपेयर अगर आप मुंबई या बैंगलोर से कंपेयर करेंगे, तो अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई है। बट फिर भी 1 करोड़ के नीचे की सप्लाई इंक्रीज करने की जरूरत है यहाँ पे, एंड स्पेशली जो आपका ये पूरा IT बेल्ट है वहां पे 1 करोड़ के नीचे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, एंड वहां पे काफी मिसमैच है उसका। तो आई थिंक पुणे में भी अगर बिल्डर्स सोचेंगे सप्लाई को लाने का तो आई थिंक अफोर्डेबल एंड मिड हाउसिंग में काफी स्कोप है पुणे में भी। चलिए मैं दो ऐसे शहर ले लेता हूं जिनको हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग इफेक्ट वाली बात थी। स्प्रिंग दबा हुआ था अरसे से और जब उछला तो बहुत तेज उछला। उसमें से एक है हैदराबाद। तो दो चीजें, एक हमने प्राइस को कंपेयर किया 2019 से 25, तो वहां पर आपको चीजें दिखाई देंगी और एक 2025 का ट्रेंड है। तो यहां पर ORR कनेक्टिविटी और ये माफ कीजिए, पहले और चीजें देख लेते हैं हैदराबाद की। हाँ, तो अफोर्डेबिलिटी को झटका बिल्कुल सही, प्राइस राइज यहाँ स्टीप हुए। 84% जो खरीदार हैं वो 1 करोड़ वाला वो जो बजट सेगमेंट थ्रेशोल्ड है उसकी बात कर रहा हूं, उससे आउट हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हिस्से में मतलब उनके बजट से एक्सीड कर गया घर। प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हावी रहे हैं, बड़े बड़े लैंड डील्स हमने सुनाई दिए हैदराबाद के अंदर, महंगे महंगे, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इन इंडिया की भी बात आई। IT बेल्ट में तेजी रही। इनफैक्ट ORR कनेक्टिविटी, IT हब्स, टाउनशिप कल्चर, ये सारे फीचर रहे 2025 के। जो हॉट जोन है उसमें गच्ची बाउली, ऑफ कोर्स ये नाम आना ही था, कोकापेट, तेलापुर, ये सारे नाम आए। दूसरा शहर लगे हाथों इसके बाद जो होगा वो गुरुग्राम होगा, या एक हद तक नोएडा भी आप मान कर ले। वहां भी वो स्प्रिंग दबा रहा है काफी समय से। शायद एक रीजन है, अभी हम सौरभ से पूछेंगे। तो सौरभ, ये दोनों ही सिटीज में हम बात करें, चाहे हैदराबाद है उसके अपने रीजन थे, या फिर जो NCR में खास तौर पे गुरुग्राम है उसके अपने रीजन थे, कि बहुत लंबे समय से ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी। ऑलमोस्ट शायद 1 दशक का वक्त निकल गया जो प्राइस मतलब स्टैग्नेंट ही थे। क्या वही अब हमें यहाँ पर वो स्प्रिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि अब जब खुला तो बहुत तेजी से सब कुछ ऊपर गया? देखिए मुझे, हाँ, 2 चीजें लगती हैं इसमें। एक, आपने इससे राइटली बोला कि गुड़गांव और हैदराबाद काफी अफेक्टेड था लास्ट साइकिल के बाद, एंड हैदराबाद स्पेसिफिकली बिकॉज वो आंध्रा तेलंगाना इशू की वजह से भी वहां पे प्राइसेस काफी अटके हुए थे, और उसके बाद हमने देखा कि वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन 2019 से हैदराबाद गुड़गांव दोनों में ही प्राइसेस का मैसिव जंप हुआ। उसका दूसरा रीजन ये भी, यहाँ पे इन्वेस्टर डिमांड काफी ज्यादा रहती है। ये दोनों ही सिटी काफी इन्वेस्टर डोमिनेंट सिटीज हैं, और काफी लोग यहाँ पे बायर्स हैं जो कि घर खरीदते हैं इन्वेस्ट करके बेचने के लिए। एंड उसका भी एक रीजन है कि यहाँ पे हमने तेजी से प्राइसेस को इंक्रीज करते हुए देखा, एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये दोनों ही मार्केट बबलिश जोन में भी है। तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं एंड अफोर्डेबिलिटी मैसिवली हिट हो गई है, क्योंकि अगर आप गुड़गांव जैसी जगह में जाएंगे तो वहां पे आपको मतलब 17-18 हजार रुपए स्क्वायर फीट से नीचे का घर मिलना काफी मुश्किल पड़ता है। एंड हैदराबाद में टिपिकली द साइज ऑफ द हाउस इज बिगर, तो पर स्क्वायर फीट आपको नहीं दिखेगा कि बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन टोटल प्राइस ऑफ हाउस इज हाई, तो अगेन वो अफेक्ट होता है। लेकिन अगेन इन्वेस्टर ने काफी यहाँ पे रोल प्ले किया है।
लगता है कि ये दो मार्केट है जो कि थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे अगले साल में, क्योंकि यहाँ पे अभी इन्वेस्टर्स जो है वो कैश आउट करना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो वो वाली बहुत सारी सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ लॉन्चेस ये सब दिखेगा। ऑल्दो इस साल में हमने देखा कि हैदराबाद में लॉन्चेस पिछले साल के बराबर रहे, बट पिछले साल काफी डिप था लॉन्चेस में उससे पहले साल की कंपैरिजन में। तो हैदराबाद में पिछले साल ही लॉन्चेस में थोड़ा करेक्शन हो गया था एंड इस साल ऑलमोस्ट सिमिलर रहा, लेकिन बिकॉज काफी इन्वेस्टर एक्टिविटी की वजह से ये सब हुआ है, तो मुझे लगता है कि 2026 में थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके और उसी तरह एनसीआर की भी बात, जो हम गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, ऑन द सेम लाइन यहाँ पर भी 64% ग्राहक जो है वो उनके बजट से एक्सीड कर गई चीज़ें। नोएडा का भी जिक्र आ गया क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, करीब 40% के आसपास ग्राहक जो हैं उन्हें अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाता हुआ लगा। सब कुछ हाई एंड सप्लाई ज़्यादा थी। रीसेल की ताकत यहाँ पे दिखी, हालांकि ऐसा रिपोर्ट कहती है। तैयार घरों की मांग रही, बेहतर वैल्यू, तेज डिलीवरी, और जो एरिया अगेन डिमांड में थे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यही सब कुछ। तो काफ़ी सारी कहानी तो आपने बता दी जब हैदराबाद की बात हो रही थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा? और अगर यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बाइफर्केशन कर दें, गुरुग्राम को अलग रख दें और नोएडा को अलग रख दें, वहाँ पर भी नवी मुंबई जैसा मामला है कि नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसके इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं, प्लॉट, घर, वहाँ पर काफ़ी तेज़ डिमांड आई है। तो 2026 में भी गुरुग्राम थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नोएडा थोड़ा और बेहतर या और डिमांड वाली जगह बनेगी। मुझे लगता है कि नोएडा में अभी भी बायर डिमांड काफी इंटैक्ट है, एंड यूजर डिमांड भी काफी है। वहाँ पे इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों है, एंड थोड़ा अफोर्डेबिलिटी में भी नोएडा बेटर है गुरुग्राम से, क्योंकि वहां पे प्राइसेस उस तरीके से नहीं भागे जैसे कि गुरुग्राम में भागे। एंड नोएडा एक तरीके से इंफ्रा भी वहां पे आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है पास में, एंड पूरा अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी के लिए एक सिटी है जहां पे कि हर कोई आना चाहता है। तो आई थिंक उस तरीके से भी डिमांड वहां पे बाहर से भी काफी रहती है, अपार्ट फ्रॉम पीपल हु आर लिविंग इन नोएडा। यूपी के पूरे वेस्टर्न यूपी से वहां पे डिमांड आती है, तो मेरे को लगता है कि वहां पे डिमांड कंटिन्यू रहेगी। और क्योंकि अभी भी वैल्यू अच्छी है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपलिफ्ट ही दिखना चाहिए। ऑल्दो अगेन अफोर्डेबिलिटी अभी अच्छी है यहाँ पे, लेकिन अगर प्राइसेस बहुत तेजी से भागे तो यहाँ भी अफोर्डेबिलिटी हिट होने लगेगी। लेकिन नोएडा में अच्छा ये है कि वहां पे लैंड अवेलेबल है, एंड अगर बिल्डर्स चाहेंगे तो, बिकॉज इंफ्रा इज मच बेटर, तो अफोर्डेबल हाउसिंग थोड़ा सा आसपास भी बनाया जा सकता है एंड उस तरह की डिमांड को केटर किया जा सकता है। चलिए फटाफट चेन्नई की भी बात कर लेते हैं बिफोर द क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब हमारा समय अब ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। चेन्नई में स्टेबल रहा, लेकिन थोड़ा महंगा ये भी रहा। 24% खरीदार आउट, लेकिन ये सबसे छोटा आंकड़ा है। जितने भी शहरों की हमने बात की, नए लॉन्च की कीमतें वहाँ 16% बढ़ती हुई नजर आई। रीसेल की ओर झुकाव रहा। जो एरिया फोकस में रहे उसमें ओएमआर, जीएसटी रोड, आईटी क्लस्टर्स, ये सब रहे। और वैल्यू फॉर मनी की लोगों को तलाश रही, रेडी टू मूव इन घर उनको ज़्यादा पसंद आए, और चेन्नई एक अलग तरह की दुनिया है। तो ओवरऑल चेन्नई का मार्केट हमेशा से थोड़ा स्टेबल, थोड़ा सा डिसेंट किस्म का मार्केट रहा है, और उसने लगभग अपना वही कैरेक्टर आई थिंक सौरभ पकड़ के रखा आपकी रिपोर्ट में भी। बिल्कुल, आई थिंक चेन्नई काफी स्टेबल मार्केट रहता है, वो बहुत तेजी से भागता भी नहीं है, एंड वहां पे एंड यूजर डिमांड काफी ज्यादा है, इन्वेस्टर्स कम है उस हिसाब से। तो चेन्नई आई थिंक काफी अच्छा मार्केट है, अफोर्डेबिलिटी भी वहां पे अच्छी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि बायर्स एकदम प्राइस्ड आउट हो गए हैं। तो आई थिंक चेन्नई शुड कीप डूइंग वेल इन 2026 आल्सो। राइट। अब कंक्लूड करते हैं सौरभ इसको कि अब 2026 का जो पूरे ट्रेंड इसमें दिखाई दिए और जो सिग्नल्स आ रहे हैं आपकी रिपोर्ट के हिसाब से, 2026 टू बी मार्केट जहां पर हो सकता है कि टॉप लेयर पे अभी भी चीजें होती रहें, लेकिन वहां से एक बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई देगा। और जो 1 करोड़ के नीचे की सप्लाई है या 1 करोड़ के आसपास की सप्लाई है, डिपेंड अपॉन सिटी टू सिटी एंड एरिया टू एरिया, लोगों की अफोर्डेबिलिटी में जो आ जाए वो अब मार्केट में वापस आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्डर्स को ऐसा सोचना तो चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं सोचेंगे तो उनकी ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर होगी, क्योंकि बड़ा चंक ऑफ डिमांड यहाँ पे बैठा हुआ है और वो उस पूरी डिमांड को इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। तो सभी बिल्डर्स को उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो एकदम ही लो हैंगिंग फ्रूट है कि अगर आप इस सेगमेंट के लिए अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होगा, बिकॉज ये लेटेंट डिमांड है जो 4-5 साल से वेट कर रहा है कि कुछ आए तो हम खरीदें। तो मुझे लगता है कि उसमें मूवमेंट दिखना चाहिए, एंड प्राइसिंग मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जंप नहीं दिखना चाहिए, एंड यूजर मार्केट ही रहेगा।
एंड इन्वेस्टर हमें कम दिखेंगे इस मार्केट में, एंड रीसेल जो है काफी सप्लाई प्रोवाइड करेगा, तो बायर चूज कर पाएगा कि उसे प्राइमरी में जाना है कि रीसेल में जाना है, तो इट विल बी अ गुड मार्केट फॉर द बायर्स। ठीक है जी, तो कुल मिला के कहानी ये लग रही कि रियल एस्टेट आप अगर इन टोटलिटी देखें तो वहां डिमांड की कमी अभी भी नहीं है। अब अलग बात है कि एक सेगमेंट में अभी बहुत ज्यादा डिमांड थी, उसके अपने कारण थे, उसके अपने रीजंस थे, लेकिन शायद उससे कई गुना ज्यादा डिमांड एक दूसरे सेगमेंट में। अब जरूर ये बात हो जाती है कि जब आप अफोर्डेबल की तरफ जाते हैं तो मार्जिन छोटे हो जाते हैं, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीमों को, अलग तरीके के ग्राहकों से आपका वास्ता पड़ता है। लेकिन जो बिजनेस के डायनामिक्स हैं, जो ओवरऑल इंडस्ट्री के डायनामिक्स है, कि वो तो है कि भाई इतनी डिमांड है आपके पास कि आप जितनी सप्लाई दे दें उतनी कम है। अब वो थोड़ा सा इंटरनल बिजनेस डायनामिक्स जिसे हम कहते हैं कि हाई मार्जिन, लो मार्जिन, ये वो तमाम चीजें, तो वो तो देखिए बिजनेस साइकिल हर इंडस्ट्री के साथ आती है और वो रियल एस्टेट के साथ भी आएगी। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि एक बड़ा बदलाव जरूर अब 2026 में दिखाई दे रहा है। अब वो कैसे पेस आउट होता है, जो हमने ड्यूरिंग द शो भी बात की, कि क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा बदल जाए, लंबा प्रोसेस होता है घरों को डिजाइन करना, सोचना, जमीन लेना, लॉन्च करना, बेचने तक का, तो थोड़ा समय तो दिखाई देगा, लेकिन वो परिवर्तन होता हुआ शायद हमें 2026 से साफ साफ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया सौरभ, काफी इन डिटेल्ड, काफी डीप रिपोर्ट थी और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट को कैटर कर रही थी, तो ज्यादा मूड समझ में आता है कि घर खरीदार इस समय किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड आई होप कि ये सभी के लिए, जो डेवलपर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, जो घर खरीदार देख रहे हैं उनके लिए भी बड़े इंसाइट्स आपकी रिपोर्ट देके जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिपोर्ट, और अपना समय निकालने के लिए एक बार फिर से आपको भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप हमारा शो लगातार देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, प्लीज़ इस शो के बारे में भी, मतलब इस एपिसोड के बारे में भी ज़रूर दीजिएगा। आगे और बड़े इंसाइट्स लाने की कोशिश लगातार रहती है। बताइएगा कैसा लगा अपना ये वाला एपिसोड। और अब बस बजट आ रहा है आगे, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि बजट में उम्मीद तो की जा रही है कि बड़े अनाउंसमेंट फिर से रियल एस्टेट के लिए हो सकते हैं, इस सेक्टर के लिए हो सकते हैं, घर खरीदारों के लिए हो सकते हैं, तो उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। आगे वाले एपिसोड्स आपको कुछ ऐसे ही साउंड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ध्यान रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप टीवी पे देखें या सोशल मीडिया पे देखें, शो को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा अपनी राय। फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।